Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube English Literature channel. Today we will going to discuss about a very important novel, that is The Case of Exploiting Mangoes, which has been written by Hanif Qureshi in 2008. But actually this novel is based on 1988 event, which actually related with the death of or with the case of ज़ियाउल हक. ठीक है, सो ज़ियाउल हक किस तरह उनका प्लेन क्रैश हुआ इन 1988 में. जो प्लेन क्रैश हुआ था हमारे प्रेसिडेंट जो थे हमारे जनरल ज़ियाउल हक का, वो किस तरह क्रैश हुआ, ये एक मिस्ट्री है जो हनीफ कुरैशी ने इज़ द केस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग मैंगोज़ में डिस्क्राइब की है. सो द केस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग मैंगो जो ऐसा केस है जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो सका, यानी कि इसमें 3 तरह के केस हैं. जब हम स्टोरी डिस्कस करेंगे तो आपको उन तीनों केसेस के बारे में पता चल जाएगा, और वो तीनों केसेस 3 क्वेश्चंस अभी तक उनका जवाब नहीं मिल सका. ठीक है, सो आज हम इस नावल को, इस पूरे केस को पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये केस है क्या, जिसकी वजह से हनीफ कुरैशी की ये जो बुक है, ये जो नावल है, वो बैन करवा दिया गया. ठीक है, सो जिसकी बेस पे हनीफ कुरैशी को सेकुलर करार दिया गया. सो सबसे पहले हम हनीफ कुरैशी की बायोग्राफी डिस्कस करते हैं. तो हनीफ कुरैशी दिसंबर 5, 1954 में पैदा हुए और अभी तक ये मतलब प्रेजेंट हैं. ठीक है, और इनकी एज 66 ईयर्स हो गई है और अभी वो प्रेजेंट हैं अमेरिका में, वो रहते हैं. ये एक सेकुलर राइटर हैं, राइटर नहीं है, ये राइटर हैं, और फिर लिबरल राइटर हैं. फिर उसके बाद इनको ब्रिटिश पाकिस्तानी राइटर कहा जाता है, यानी कि ये रहते अमेरिका में हैं लेकिन इनकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो ओकाड़ा है पाकिस्तान में. और इनकी जो बुक्स हैं उनसे हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने फेमस है ये, कि इनकी बुक्स 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई हैं. ये एक वेल नाउन प्ले राइटर हैं, फिल्म मेकर हैं, नावलिस्ट हैं और स्क्रीन राइटर हैं, और पाकिस्तानी और इंग्लिश दोनों एक्सेंट्स में ये लिखते हैं, यानी कि उर्दू में भी इनके बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट भी हुई हैं, एज वेल एज इन्होंने उर्दू में लिखा भी है. ठीक है, ये दोनों एक्सेंट्स यूज़ करते हैं, पाकिस्तानी भी और अमेरिकन भी या इंग्लिश भी, बिकॉज इनके जो पेरेंट्स थे वो इनके फादर जो थे वो अमेरिका से बिलोंग करते थे और इनकी मदर जो थी वो पाकिस्तानी थी. तो पार्टीशन के टाइम पे जो है ये मूव कर गए ब्रिटिश कंट्रीज़ में. सो इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस, इनकी राइटिंग, इनके जो नोबल प्राइजेज़ हैं उनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर ये फेमस राइटर हैं पाकिस्तान के, अमेरिका के, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये फेमस राइटर हैं, बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं. और 2008 में इनको 50 ग्रेट ब्रिटिश राइटर में, जो 1945 से लेकर 2008 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश राइटर थे, जितने भी ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर थे, उनमें इनका नेम जो है वो ऐड कर दिया गया. फिर इनको अवार्ड्स मिले हैं, कोस्टा फर्स्ट नावल अवार्ड, फिर उसके बाद नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले, यानी कि इनको स्क्रीन प्लेस के लिए और नावल्स के लिए अवार्ड्स मिले हैं. और फिर उसके बाद ये एक सेकुलर थे. ठीक है, ये अपोजिंग टीम मेंबर थे, यानी कि जो उस टाइम एरा चल रहा था, जो ज़ियाउल हक का दौर था, जो ज़ियाउल हक का टाइम पीरियड था, जो ज़ियाउल हक के अपोजिंग टीम में थे ना, ठीक है, अपोजिशंस थे, तो ये उनमें उनके साथ रिलेट करते थे. फिर उसके बाद ये एक जर्नलिस्ट भी थे न्यूयॉर्क में, इन्होंने एज अ जर्नलिस्ट भी बहुत ज़्यादा काम किया है. फिर हम देखते हैं कि किन स्क्रीन प्लेस की बेस पर इनको अवार्ड्स दिया गया. कौन सा अवार्ड? नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले. इसमें आ जाता है माई ब्यूटीफुल लॉन्ड्री 1985 में लिखा, जो कि एक गे ब्रिटिश के बारे में था, जो कि पाकिस्तान का एक यूथ था लेकिन ब्रिटिश में वो रहता था. फिर उसके बाद इनको फिल्म मेकर अवार्ड, ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला बेस्ट स्क्रीन प्ले में. इनके स्क्रीन प्ले इसमें इंक्लूड किए जाते हैं सैमी एंड रोजी गेट लेड 1987, द मदर 2003 एंड द विनेस 2006.
इन प्लेस की बेस पे इनको ये स्क्रीन प्ले अवार्ड जो है वो दिया गया। फिर उसके बाद हम नॉवेल्स की बात करते हैं। इनके नॉवेल्स की बेस पे इनको अवार्ड दिए गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो नॉवल है वो है द बुद्धा ऑफ सबर्बिया, जो उन्होंने 1990 में लिखा है। इसकी बेस पे इनको द वाइट बियर्ड अवार्ड फर्स्ट नॉवल की बेस पे मिल गया। फिर उसके बाद इनका सेकंड नॉवल है द ब्लैक एल्बम, जो 1995 में इन्होंने पब्लिश करवाया। ये किस बेस पे था? ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पे था और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बेस पे था। फिर थर्ड इनका जो नॉवल है, वेल नाउन नॉवल, वो इंटीमेसी है, जो कि 1998 में लिखा गया, जो कि कंसर्न करता है एक वाइफ के साथ और चिल्ड्रन के साथ। फिर उसके बाद इसके बाकी नॉवेल्स हैं, जैसे कि जैब्रिल्स गिफ्ट, द बॉडी, समथिंग टू टेल यू एंड द लास्ट वर्ड, जो उसने 2014 में लिखा है। रिसेंट उसका वर्क है द लास्ट वर्ड। फिर उसके बाद हम इस स्टोरी द केस ऑफ द एक्सप्लॉइटिंग मैंगोज, इसकी समरी के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली ये स्टोरी जो है, सबसे पहले हम देखते हैं, एक ब्लैक कॉमेडी है। ब्लैक कॉमेडी क्या होता है? एक ट्रेजिक टाइप कॉमेडी, यानी कि ट्रेजाइक कॉमेडी कह सकते हैं इसको, यानी कि इसका जो ह्यूमर इसमें यूज़ किया गया है, सेटायर किया गया है जनरल ज़ियाउल हक के दौर पे, जनरल ज़ियाउल हक पर ही सेटायर किया गया है। फिर उसके बाद इसमें ह्यूमर यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद इसमें एग्जैजुरेशन भी यूज़ की गई हैं। कॉमेडी जो है एक सेंस है जिसका यही नहीं मतलब होता कि आपने लाफ्टर ही जो है राइज करना है, लाफ्टर रेज करना है। एक्चुअली जो कॉमेडी होती है वो एक ऐसा सेटायर होता है जो कि किसी भी सोसाइटी पे, किसी भी पॉलिटिक्स पे, किसी भी तरह के बंदे पर किया जा सकता है, बट फॉर द सेक ऑफ रिफॉर्मेशन, उनको उनके असल चेहरे दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। सेटायर उसको कहते हैं, जो ये कॉमेडी उसको कहते हैं। तो ब्लैक कॉमेडी जो थी एक सेटायर था जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर पर किया गया, या जनरल ज़ियाउल हक के हुकूमत पर किया गया। फिर हम बात करते हैं जनरल ज़ियाउल हक के दौर की, कि जनरल ज़ियाउल हक का दौर कैसा था। एक्चुअली जनरल ज़ियाउल हक के दौर में इस्लाम बहुत पॉपुलर हो रहा था, फैल रहा था, बहुत ज़्यादा सेपरेशन हो रही थी इस्लाम की, हर जगह इस्लाम फैल रहा था। फिर उसके बाद मस्जिदों में अज़ानें दी जाती थी, लोग इबादत करते थे, नमाज के पाबंद हो गए थे। फिर उसके बाद जो नॉन मुस्लिम थे, जो क्रिश्चियन थे, जो जैसे भी नॉन मुस्लिम थे, उनको उनके राइट्स दिए जाते थे। और एक स्कूल ऑफ थॉट्स जो था वो रिलीजियस का था, रिलीजन का थॉट्स था, स्कूल ऑफ थॉट था, यानी कि वो किसके साथ था? ज़ियाउल हक के साथ था। वो उसको अप्रिशिएट करता था कि ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है, इस्लाम फैल रहा है, इबादत हो रही हैं, मस्जिद में अज़ानें दी जा रही हैं। फिर उसके बाद जो सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट था वो ज़ियाउल हक के ऑपोजिट था, ऑपोजिशन पार्टी थी। वो कौन थे? वो सेकुलर थे। और हमारे राइटर मोहम्मद हनीफ कुरैशी ये भी उसी सेकुलर स्कूल ऑफ थॉट में आते हैं। फिर उसके बाद इस नावल के 2 पार्ट्स हैं जो हम एक स्टोरी वाइज डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की। सो इसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, थोड़े से कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले एक कैरेक्टर है अली शिगरी, जो कि जूनियर ऑफिसर है इन पार्क एयरफोर्स एकेडमी में। और इसके बाद कुली शिगरी है जो कि अली शिगरी का फादर है। और पता चलता है कि कुली शिगरी की डेथ हो गई है और कहा जाता है कि कुली शिगरी ने सुसाइड किया है। लेकिन अली शिगरी जब इन्वेस्टिगेट करता है, जब उसको केस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है, तो उसको पता चलता है कि मेरे फादर ने सुसाइड नहीं की, उसको ज़ियाउल हक के दौर में ज़ियाउल हक के ऑर्डर से मार दिया गया मेजर कियानी के हाथों। मेजर कियानी ने मारा, लेकिन किसके ऑर्डर पे? ज़ियाउल हक के ऑर्डर पे। तो अली शिगरी जो है फिर प्लान बनाता है कि मैं किस तरह ज़ियाउल हक को कत्ल करवा दूँ या मार दूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आता है अमेरिकन लेफ्टिनेंट बैनन, जो कि लूटर के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है उस एकेडमी में, आर्मी में। फिर उसके बाद अंकल स्टार्च आते हैं। अंकल स्टार्च जो है वो एक लॉन्ड्री मैन है। फिर उसके बाद बेबी ओ आता है जो कि अली शिगरी का फ्रेंड है। और एंड पे आर्नल्ड रैफल आता है जो कि यूएस एम्बेसी में काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए। वहाँ पे आर्नल्ड रैफल जो है वहाँ पे यूएस के यानी कि
इंग्लैंड के किसी एम्बेसी में काम कर रहा है लेकिन पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। अच्छा जी, अब स्टोरी स्टार्ट होती है एक इवेंट से। प्लेन क्रैश का इवेंट था जो कि जनरल ज़ियाउल हक की जहाँ पे डेथ हुई थी जिस प्लेन में, उसका इवेंट था। वो कहाँ पे हुआ? अगस्त 17, 1988 में। तब एक तैयारा था C-130, उस तैयारे में बिठाया गया और उस प्लेन का नेम पाक 1 नेम था। ठीक है, तैयारा C-130 था लेकिन उसका नेम क्या था? पाक 1 उस तैयारे का नेम था, उस प्लेन का नेम था। फिर उसके बाद उस प्लेन में जनरल ज़ियाउल हक के साथ ज़्यादा सीनियर आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, उनमें से एक आर्नल्ड रैफल भी होता है। जनरल ज़ियाउल हक के साथ ही उस प्लेन में वो भी बैठता है। फिर आर्नल्ड रैफल ही था जिसने आम की पेटियाँ उस जहाज़ में, उस प्लेन में रखी थी। तो अब ये कंफर्म नहीं कि वो वाकई ही आम की पेटियाँ थीं या कुछ और मवाद था, ठीक है, या कुछ और मटेरियल था, जैसे कि एक्सप्लोसिव मटेरियल हो सकता है, तो ये कंफर्म नहीं है। फिर उसके बाद कहानी जंप करती है 1 महीना पहले इस केस से। नरेटर जो है अली शिगरी, उसको पता चलता है कि मेरे बाप की डेथ हो गई है, कुली शिगरी की, और कहा जाता है कि उसने सुसाइड किया है। लेकिन जब अली शिगरी इन्वेस्टिगेट करता है तो उसको पता चलता है कि मेरे बाप ने सुसाइड नहीं किया, एक्चुअली कयानी, मेजर कयानी ने उसको ज़ियाउल हक के ऑर्डर पे मरवा दिया है। तो फिर वो प्लान बनाता है कि मैं किस तरह मारूं उसको ज़ियाउल हक को। फिर अली शिगरी जो है वो कहता है, जब उसको पता चलता है ना मेजर कयानी ने मारा है ज़ियाउल हक के ऑर्डर पे, तो वो कहता है कि सम टाइम देयर इज़ अ ब्लाइंड स्पॉट अंडर योर गेज, कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको अपने ही डस लेते हैं, अपने ही आपको जो है वो धोखा दे देते हैं। फिर दूसरी साइड में बताया जाता है कि जो ज़ियाउल हक है वो हर सुबह उठता है, तहज्जुद गुज़ार बंदा है, वो हर सुबह उठ के इतना रोता है नमाज में कि उसके आंसुओं से उसके हाथ भीग जाते हैं ज़ियाउल हक के, तो इस कदर रोता है। तो हर सुबह वो उठ के सबसे पहला उसका सवाल जो होता है वो ये होता है कि हु ट्राइंग टू किल मी, कि मुझे मारने की कोशिश कौन कर रहा है। जैसे उसको इल्हाम हो रहा है कि मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उधर अली जो है वो प्लान बना रहा है, लेकिन उसको कंफर्म नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसको मारने की कौन कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ज़ियाउल हक ने बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस जो हम नेक्स्ट स्टोरी में डिस्कस करेंगे, ऐसे केसेस किए हैं कि जिसके बेस पे वो उसको एक ख़तरा लाहक है कि मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। फिर ज़ियाउल हक जो है वो रोता है, नमाज़ें पढ़ता है हर रोज़, और दूसरी तरफ उसका एक अलग ही तरह का फेस दिखाया गया है कि वो अपनी बीवी को मारता है। उसकी पर्सनल लाइफ दिखाई गई है कि किस तरह वो जालमाना तरीके से एक जुल्म करता है अपनी बीवी पर, उसको मारता है, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके राइट जो है वो उनसे छीन लिए जाते हैं, वो छीनता है। तो फिर वो रोता क्यों है? अगर तहज्जुद गुज़ार बंदा है, नमाज़ें पढ़ता है, सारा कुछ करता है, अब इबादत करता है, तो दूसरी तरफ वो अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी बीवी को क्यों मार रहा है? फिर वो नॉन मुस्लिम्स के राइट क्यों स्नैच कर रहा है? यही वो मिस्ट्रीज़ हैं कि जिनको मोहम्मद हनीफ कुरैशी ने द मैंगो केस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग मैंगोज़ में डिस्कस किया है। इसके बाद हम इसके प्लॉट की बात करते हैं। तो इसका मेन प्लॉट है डेथ ऑफ ज़ियाउल हक, कि ज़ियाउल हक की मौत कैसे हुई, और इसके 2 सब प्लॉट्स भी हैं। एक प्लॉट है ज़ैनब कर्स। ज़ैनब एक लड़की थी जिसका रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था, लेकिन ज़ियाउल हक ने क्या किया कि उल्टा ज़ैनब को ही पनिश कर दिया, यानी कि उसको ही एक अडल्ट करार दे दिया कि ये एक अडल्ट लड़की थी। एक इसने खुद ही इनवाइट किया उनको, यानी कि अपने रेप के लिए या सेक्स के लिए, तो इस वजह से एक ज़ैनब कर्स। और फिर उसके बाद जब उसको पनिश कर दिया गया, उसको हैंग करने की सज़ा सुना देगी, फांसी की सज़ा सुना देगी, तो उसको फिर एक लॉकअप में बंद कर दिया गया।
उस लॉकअप में एक छोटी सी विंडो थी, ठीक है, छोटा सा सुराख था जिस पे ज़ैनब ने एक बद्दुआ लिख के भेजी थी। किसके लिए? ज़ियाउल हक के लिए। एक पेपर पे बद्दुआ लिख के उस विंडो या उस रोशनदान में छोटे से रख दी, उस पेपर को रख दिया और उस पेपर को फिर कौवा उठा के ले गया। एक दिन उस पेपर को कौवा उठा के ले गया। फिर सेकंड प्लॉट उसमें है अली शिगरी के प्लान्स, यानी कि अली शिगरी की फादर को मरवाया गया था ज़ियाउल हक ने, तो अली शिगरी भी प्लान्स कर रहा था कि किस तरह मारा जाए। तो प्लान करता है कि मैं जो तलवार है वो ज़ियाउल हक के गले में स्टैप कर दूंगा, मार दूंगा, इस तरह उसको मार दूंगा। लेकिन क्या होता है, बेबीओ जो इसका फ्रेंड है वो उसको मना कर देता है। वो कहते हैं ऐसा नहीं करना, हम क्या करेंगे, हम प्लान क्रैश के थ्रू ज़ियाउल हक को मरवा देंगे। तो फिर उसके बाद जब ये प्लान बनाते हैं तो प्लान क्रैश करवाने के लिए ये एक प्लान चुराने के लिए जाते हैं, ठीक है, बेबीओ भी और अली शिगरी भी। लेकिन क्या होता है कि अली शिगरी को अरेस्ट कर लिया जाता है और बेबीओ किसी तरह से वो मर जाता है वहाँ पे जहाज़ चुराते हुए। अली शिगरी को अरेस्ट करने के बाद लाहौर भेजा जाता है। ये याद रहे कि जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनको मारा नहीं जाता, ठीक है, या तो उनको आज़ाद कर दिया जाता है या फिर अगर उनकी कोई संगीन जुर्म होना तो उसकी बेस पर उनको खुद उन्हीं के आर्मी ऑफिसर्स कत्ल कर देते हैं या ऐसे इलाकों में भेज देते हैं जहाँ से आना मुमकिन नहीं होता, ठीक है, या उसको बहुत अजीब सज़ाएं देते हैं। फिर उसके बाद अली शिगरी को लाहौर भेज दिया गया। वहाँ पे अली शिगरी ने लाहौर में देखा कि वहाँ पे बुरी तरह से लोगों को टॉर्चर किया जाता है, बहुत बुरे तरीक़ों से टॉर्चर किया जाता है। फिर जिस जगह पे जिस लॉकअप में अली को रखा जाता है ना, उस लॉकअप पे एक छोटा सा होल होता है। उस होल से अली देखता है तो दूसरी साइड पे एक सेल होता है कोठरी छोटी सी, जहाँ पे सिर्फ बैठने की जगह हो, जो मुजरिम होता है उसके सिर्फ बैठने की जगह होती है क्रिमिनल के। फिर उस होल से वो देखता है कि एक आदमी उस सेल में बैठा हुआ है, तो उससे पूछता है कि ये कैसा सेल है। तो बातों में पता चलता है कि ये सेल जो है, ये टॉर्चर सेल जो है, ये उसी के फादर अली शिगरी ने बनवाया है। जब उसको पता चलता है कि ये मेरे फादर ने ही टॉर्चर सेल बनवाया है, तो वो कहता है कि गुड वर्क डैड, नाइस डैड, फ़ख्र करता है कि मेरे बाप ने ये सेल बनाया है। फिर उसके बाद कियानी आता है उस टॉर्चर सेल में और यहीं पे उस लॉकअप में टॉर्चर करने के लिए अली को, तो इसी टॉर्चर के साथ इस पार्ट का एंड हो जाता है। सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है कि टोटल जो है ISI चेंज हो चुकी है, अली फ्री हो चुका है। फिर उसको ऐसे सिक्वेट में भेजा जाता है जहाँ पे वो जनरल ज़ियाउल हक का ही एक साइलेंट ड्रिलर वर्क कर रहा था, जनरल ज़ियाउल हक के लिए ही एज अ सिक्योरिटी, उसी के लिए ही इन्वेस्टिगेटर काम कर रहा था। फिर अली को एक और मौका मिल जाता है ज़ियाउल हक को मारने का। अली प्लान करता है कि मैं क्या करूँगा, अब स्नेक का जहर लूँगा और अपने तलवार पर उसको लगाऊंगा और स्टैप कर दूंगा या इंजेक्ट कर दूंगा उसके गले में, तो ज़ियाउल हक को मैं ऐसे मार दूंगा। तो इसी के साथ क्या होता है कि ज़ियाउल हक आता है अपने बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स के साथ, आर्मी ऑफिसर्स के साथ, और वो प्लान में बैठने के लिए जा रहा होता है। प्लान में जाता है बैठने के लिए और प्लान में जो राइफल होता है, यानी कि आर्नल्ड राइफल, आम की पेटियाँ भी प्लान में रखता है, और जैसे ही प्लान उड़ता है उसके बाद वो क्रैश हो जाता है और जनरल ज़ियाउल हक की डेथ हो जाती है। तो इसी के साथ ये नावल एंड हो जाता है। तो कितनी ज़्यादा मिस्ट्रीज़ हैं इस नावल के अंदर कि कोई भी केस सॉर्ट आउट नहीं हुआ। यहाँ पे एक बंदा होता है आर्नल्ड राइफल, जो कि मुसलसल कहता रहता है OBL, सिर्फ एक सेंटेंस बोलता है कि OBL
हु वर्क्स फॉर लैंडन को कंस्ट्रक्शन। कि समझा जाता है कि उसामा बिन लादेन था, उसामा बिन लादेन जो कि किसके लिए वर्क कर रहा था, लैंडन को कंस्ट्रक्शन। तो समझा जाता है कि शायद इसके पीछे उसामा बिन लादेन हो, क्या शायद आर्नल्ड रैफल जो था उसने जानबूझ के पेटियाँ उसामा बिन लादेन के कहने पे ही रखी हों। ठीक है, फिर अगर अली शिगरी के बारे में बात करें तो अली शिगरी ने एक दफ़ा प्लान बनाया था प्लान क्रैश करवाने का, तो अब तो उसके पास मौका भी था, तो शायद उसने प्लान क्रैश करवाया हो, ये भी एक मिस्ट्री है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि जब प्लान क्रैश हुआ ना तो कहा जाता है कि उसके साथ एक कौवा आके टकराया था। तो थर्ड क्वेश्चन ये हुआ कि क्या ये ज़ैनब की बद्दुआ थी जिसकी बेस पे उसका प्लान क्रैश हो गया और ज़ियाउल हक की डेथ हो गई। सो इसी मिस्ट्री के साथ, इसी 3 क्वेश्चंस के साथ जो कि अराइज होते हैं हर रीडर के माइंड में आफ्टर रीडिंग और लिसनिंग दिस नॉवल केस ऑफ द एक्सप्लॉइटिंग मैंगोज, कि उन फटते हुए आमों का क्या राज था, क्या केस था उस फटते हुए आमों का। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का नॉवल एंड होता है। होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।